Hello, my dear student. Welcome back to my YouTube channel that is Whitecoat Academy. So today we're gonna diving into one of the important topic. That one is the wound healing. So it is surgically very important topic, exam point of view as well as for the clinical practice. So let's learn together. Start with the introduction. Now आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वुंड हीलिंग, राइट? सो सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि वुंड का मतलब क्या होता है. व्हाट यू मीन बाय द वुंड? वुंड इज द एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी, राइट? एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी इज नोन एज द वुंड. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सर्जिकल कट लगता है, इंसिजन लगता है और इंजरी होती है तो उसका हीलिंग कैसे होता होगा, राइट? सो इन टुडेज लेक्चर this is all about the detailed study of the wound healing. So what do you mean by wound healing? Wound healing is the body's mechanism to repair the tissue damage caused by trauma माने कि injury और surgery, right? So wound healing basically एक mechanism है body की जिसमें क्या होगा? repair. किसका repair होगा? जो tissue damage हुई होगी उसका, right? caused by the trauma और सर्जरी, राइट? ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड देख सकते हैं. किसी में क्रश इंजरी है, लेसरेशन हुआ है, एब्रेशन हुआ है, राइट? सो दिस इज ऑल दी वुंड. नाउ इसका हीलिंग जो प्रोसीजर है उसको हम बोलेंगे वुंड हीलिंग. इंपॉर्टेंस क्या है? इसको क्यों हम सर्जरी में स्टडी करने वाले हैं? बिकॉज इट इज क्रिटिकल फॉर द सर्जिकल सक्सेस. माने कि हम सर्जरी करते हैं, इंसिजन जो है वो करते हैं, तो उसमें क्या होता होगा कि वुंड हीलिंग प्रॉपरली होना चाहिए, वरना क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन होगा. तो वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो है, उनके फैक्टर्स जो है जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? So first importance is critical for the surgical success and second is the preventing the complication like infection. Next, causation. Now wound may be caused by first one is the trauma, either accidental or surgical. Accidental माने कि road traffic accident or any other type of the trauma or surgical. Second one is the physical, chemical, microbial agent which may give rise to inflammation and leads to necrosis and destruction of the living tissue. माने कि ट्रॉमा हो सकता है, कोई फिजिकल कॉज है, केमिकल माने कि सम एसिड्स वगैरह, माइक्रोबियल एजेंट है, वो सब क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन बॉडी में करेंगे, नेक्रोसिस करेंगे, जिसकी मदद से फाइनली क्या होगा? बिकॉज ऑफ दैट देयर इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू. एंड थर्ड वन इज द इस्चेमिया which lead to infection, blood supply stop होगा, necrosis होगा, again टिश्यू डैमेज होगा. अभी ये डैमेज टिश्यू है, उसका जो रिपेयरमेंट करना है उसको हम बोलेंगे वुंड. Now the classification. Wound on the broad aspect divided into the two group. First one is the open wound, second one is the closed wound, right? Open wound माने कि break in the skin or the mucous membrane. जो वुंड ओपन होगा, जिसमें स्किन लेयर ब्रेकडाउन हुआ होगा, उसको हम ओपन वुंड बोलेंगे. क्लोज वुंड माने कि इन्वॉल्व द इंजरी टू द अंडरलाइंग टिश्यू विदाउट ब्रेक इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो लेयर है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, मसल है, लिगामेंट है और एनी अदर ऑर्गन है, बोन है, उसके अंदर हमको डैमेज देखने को मिलेगा. Now the classification of wound, first one is the close and second one is the open. Again जो सरफेस होगी वो इंटैक्ट होगी. स्किन कवर नॉट कम्प्लीटली ब्रीच माने कि स्किन कम्प्लीटली डैमेज नहीं हुई होगी, कट नहीं हुई होगी. फॉर एग्जाम्पल कंट्यूजन, ब्रूइश और हिमेटोमा. Likewise, in an open wound, complete break of the epithelial protective surface. For example, abrasion, laceration, puncture wound and the bites. तो हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. चलो, टाइप्स ऑफ ओपन वुंड. पहले हम क्या स्टडी करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ ओपन वुंड. तो ओपन वुंड में फर्स्ट वन इज द लेसरेशन एंड सेकेंड वन इज द इंसाइज्ड वुंड. नाउ लेसरेशन, एनी ब्लंट फोर्स इंजरी और इंसाइज्ड वुंड बाय द शार्प ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल नाइफ है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास का जो कोई पीस होगा वो है, एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट, राइट? एजिस जो लेसरेशन में होगी वो इरेग्युलर होगी. आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द लेसरेशन, राइट? जिसकी एजिस, ये जो मार्जिन है वो कैसी है? इरेग्युलर है, रेज्ड है. वाइड इन इनसाइज क्लीनली डिवाइडेड. ये देखिए, ये जो है वो क्लीन वुंड रहेगा बिकॉज इट इज अकर्ड बाय द शार्प ऑब्जेक्ट, राइट?
नाउ ब्रूइश्ड मार्जिन, ये आसपास आप ब्रूइशिंग देख सकते हो, इसमें नहीं देखने को मिलेगा। नाउ लोकेशन, बोनी प्रोमिनेंस वाले एरिया में जिसमें अंडरलाइंग बोन ज्यादा होगी, वहां वो जो एरिया है वहां पे लेसरेशन ज्यादातर होता है। और इंसाइज्ड वुंड एनी लोकेशन, शार्प इंस्ट्रूमेंट की मदद से एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में हमको इंसाइज्ड वुंड देखने को मिलेगा। सर्जरी के दौरान हम जो कट लगाते हैं उसको भी इंसाइज्ड वुंड ही बोलेंगे। चलो, थर्ड टाइप ऑफ द ओपन वुंड, फर्स्ट हमने लेस्ट्रेशन देखा, सेकंड वन इज द इंसाइज्ड, थर्ड वन इज द पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड माने कि पूरा जो पेनिट्रेट होगा और वुंड क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल बाय द गन शॉट, आयरन रोड, नाइफ और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। सो इट इज अ क्लियर रेगुलर एजेस होगी लाइक द इंसाइज्ड वुंड, जिसमें हमने देखा कि ऐसे क्लियर कट मार्जिन वाला जो वुंड होगा। लेकिन क्या डिफरेंस होगा इंसाइज्ड एंड पेनिट्रेटिंग वुंड में? इंसाइज्ड वुंड की डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी पेनिट्रेटिंग वुंड में होगी, बिकॉज इट इज अकर बाय द पेनिट्रेशन, राइट? बंदूक की गोली चले और जो वुंड हो उसको हम बोल सकते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड। व्हाइल इन अ क्रश्ड वुंड, फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ द ओपन वुंड इज द क्रश वुंड, caused by the इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वॉर इंजरी हो गई, जिसमें क्या होगा, along with the skin layer there is a deep tissue and even bone may be crushed, सारा कुछ क्रश हो जाएगा, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, लिगामेंट, बोन, and this type of the wound is known as the crushed wound, right? So these are the examples of the open wound, right? First one is the laceration, second one is the incised wound, third one is the penetrating wound, fourth one is the crushed wound. ये देखिए, ये जो है वो पेनिट्रेटिंग वुंड, ये एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो होता है, दैट वन इज द पेनिट्रेशन। ये क्रश इंजरी है, देखिए ये बोन भी ब्रेक हुआ, मसल लिगामेंट ब्रेक हुए, ये हमको क्रश इंजरी में देखने को मिलेगा। अगेन दिस इज द पेनिट्रेशन, बिकॉज इसमें डेप्थ ज्यादा होगी, बाहर से एकदम क्लीन कट लगेगा लेकिन उसकी डेप्थ ज्यादा होगी। नाउ द टाइप्स, सेकेंड पार्ट हमने क्या देखा वुंड में, ओपन जो होगा और दूसरा क्लोज। तो क्लोज वुंड में सबसे पहले आएगा कंट्यूजन, माने कि ब्रूइश्ड, वो जो होता है ना ग्रीनिश कलर का, ब्लूइश कलर का अपीयरेंस बिलो द स्किन लेयर, वो होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर लीड्स टू डैमेज ऑफ स्किन एंड अंडरलेइंग टिश्यू। लेकिन उसमें इसमें क्या होगा, सारे क्लोज वुंड में हमको स्किन जो है वो इंटेक्ट देखने को मिलेगी, माने कि स्किन रप्चर नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल इज द हिमेटोमा, कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द स्किन ऑफन कॉज्ड बाय द ट्रॉमा, ये सब आपने रूटीन में भी फील किया होगा। थर्ड वन इज द क्रश इंजरी, क्रश इंजरी दोनों में आएगी, राइट? ओपन में भी आएगी, क्लोज में भी आएगी। अगर स्किन इंटेक्ट रहती है तो वो क्लोज में, अगर स्किन भी रप्चर होती है, डैमेज होती है, तो वो ओपन में चला जाएगा, राइट? नाउ स्ट्रेन एंड स्प्रेन, सो मसल, टेंडन, लिगामेंट स्ट्रेच्ड और टर्न आउट, राइट? जिसको हम बोलते हैं ना मचकुड़ आया है, दैट वन इज द स्ट्रेन और स्प्रेन। नाउ द कंक्लूजन, क्लोज्ड हेड इंजरी लीड्स टू ब्रेन इम्पेयरमेंट, क्लोज हेड इंजरी है जिसमें बाहर ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगा, ब्रेन में अंदर की बाजू जो है वो हेमरेज हुआ होगा, जिसको हम कंक्लूजन बोलेंगे। एंड लास्ट इज द क्लोज्ड फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर होता है, बोन ब्रेक होता है जो स्किन को पियर्स नहीं करता है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर, वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्लोज वुंड, राइट? देखिए ये जो है ब्रूइश हमको देखने को मिलेगा, ये जो है वो सारा ब्लीडिंग अंडरलेइंग द स्किन। इस सब में एक बात आप ऑब्जर्व कीजिए कि स्किन का लेयर जो है वो इंटैक्ट है, राइट? ये देखिए ब्रेन इंजरी है, कंट्यूजन हमको देखने को मिलेगा, ये क्लोज फ्रैक्चर हमको देखने को मिलेगा। नाउ द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, फर्स्ट इज द इन्फ्लामेशन। अब हीलिंग जो है वो शुरू होगा, कैसे कैसे हीलिंग होगा, तो फर्स्ट स्टेज क्या आएगा, इन्फ्लामेशन, सेकेंड क्या होगा, वुंड का कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड क्या होगा, एपिथेलाइजेशन, फोर्थ क्या होगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज द स्कार रिमॉडलिंग, राइट? सो ये देखिए हिमोस्टेसिस एंड द इन्फ्लामेशन, ये दोनों स्टेज जो है वो हम फर्स्ट में इंक्लूड करेंगे, दैट वन इज द इन्फ्लामेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग इज इन्फ्लामेशन। सेकेंड स्टेज जो है वो आएगा वुंड कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड स्टेज क्या देखने को, अभी वुंड क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड हमने क्या बोला, एपिथेलाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज द ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। वो दोनों जो है वो हम प्रोलिफरेटिव के अंडर में, एंड लास्ट वन इज द फिफ्थ स्टेज इज द स्कार रिमॉडलिंग, राइट? देखिए सबसे पहले ये जो है वो वुंड है,
तो सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करेगी, जैसे हमको कट लगता है और इंसिजन जो है वो होता है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी कोएगुलेटिव सिस्टम को एक्टिवेट करेगी और हिमोस्टेसिस माने की स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टॉप होगा विद द हेल्प ऑफ क्लोटिंग मैकेनिज्म, राइट। अब इन्फ्लामेशन शुरू होगा, माने कि वहां पे स्वेलिंग आएगी, राइट। अब प्रोलिफरेशन चालू होगा, दैट मीन्स अभी हम लेयरिंग करेंगे, ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो वुंड फॉर्म हुआ है, पिट फॉर्म हुआ है, उसका हम लेयरिंग करना शुरू करेंगे और लास्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा, स्कार फॉर्मेशन। स्कार माने कि जो व्हाइटिश कलर का अपीयरेंस आफ्टर हीलिंग, आप सबने देखा होगा, अगर आपको सुचर हुए होंगे और वी कैन सी दी एनी इंजरी, तो हील होते होते लास्ट में क्या बचता है, स्कार, जो व्हाइटिश कलर का अपीयरेंस का होता है वो, राइट। सो डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट वन इज द इन्फ्लामेशन। सो सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेटिव सिस्टम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लग टू स्टॉप द ब्लीडिंग। सबसे पहले हमको जब भी इंजरी होती है, वुंड होता है, तो हमारे बॉडी की कोएगुलेटिव सिस्टम एक्टिवेट होती है और ब्लीडिंग स्टॉप करती है। नाउ जो प्लेटलेट है वो क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन। चलो पहले कोएगुलेटिव सिस्टम देन हिस्टामाइन which increase the vascular permeability, vascular vessels की जो permeability है वो increase होगी। वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अंदर जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है, वो बाहर चले आएंगे एंड हैंस इन्फ्लामेशन स्टार्ट, माने कि वहां पे स्वेलिंग बिकॉज ऑफ द फ्लूइड एक्यूमुलेशन हमको देखने को मिलेगा। नाउ रिलीजिंग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द लोकल सेल माने कि जहां पे इंजरी हुई है वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, which act as a chemotactic agent, which act as a chemotactic agent है, right, which attract the WBC and fibroblast at the site of injury। chemotactic agent माने कि उसका फंक्शन क्या रहेगा, ऑल ओवर बॉडी में से WBC फाइनली एट द साइट ऑफ इंजरी पे लाएगा, राइट। नाउ अर्ली स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में WBC माइग्रेट इनसाइड द वुंड। अभी ये प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या किया, बॉडी में जहां जहां भी WBC थे, फाइब्रोब्लास्ट थे, उनको कहां पे बुला लिया, एट द साइट ऑफ इंजरी। अब वहां से WBC कहां पे जाएंगे, वुंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वुंड, ये जो है वो वुंड है, तो WBC यहाँ तक प्रोस्टाग्लैंडिन ले आएगा, बाद में अंदर जो है उसका माइग्रेशन होगा। नाउ न्यूट्रोफिल प्ले एज अ फेगोसाइट्स which is responsible for the engulfing and removing the cellular debris and injured tissue। अभी न्यूट्रोफिल क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा। फेगोसाइटोसिस माने कि जो सेल डेब्रिस है, इंजर्ड टिश्यू है, उसको इंगल्फ करेगा, खा जाएगा, राइट, वुंड क्लीन करेगा। and it is also responsible for releasing of leukotaxin which is again a potent chemotactic agent। तो ये सब जो है वो अर्ली फेज में होगा, तो अर्ली फेज में जो WBC काम आएगा वो है न्यूट्रोफिल, राइट। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट वन इज द फेगोसाइटोसिस एंड सेकेंड वन इज द ल्यूकोटैक्सिन रिलीजिंग। नाउ सेकेंड हमको देखने को मिलेगा जो है ट्रांजिएंट फेज, कि जिसमें मोनोसाइट प्ले एज ए इम्पोर्टेंट रोल एज अ फेगोसाइट, और वो दूसरा क्या काम करेगा, हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू फाइब्रोब्लास्ट एंड हैंस हीलिंग में प्रोसीड फर्दर, और वो नए नए फाइब्रोब्लास्ट बनाएगा जिसकी मदद से फाइनली हीलिंग जो है वो फर्दर आगे बढ़ेगी, राइट। so this is the first stage of the wound healing, that one is the inflammation। सबसे पहले हमको इंजरी होगी तो इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा। तो इन्फ्लामेशन क्यों होता है, तो सबसे पहले कोएगुलेटिव सिस्टम एक्टिवेशन, देन आफ्टर रिलीजिंग ऑफ हिस्टामाइन which is responsible for increase the vascular permeability, leakage of plasma protein, then after prostaglandin act as a chemotactic agent। then after early stage में क्या होगा, न्यूट्रोफिल का रोल आएगा। लेटर ऑन स्टेज में हमने देखा मोनोसाइट का। देखिए सबसे पहले ये जो है, ये इंजरी हुई तो हिस्टामाइन जो है वो रिलीज होगा। ये हिस्टामाइन सबसे पहले क्या करता है, हिस्टामाइन जो है वो परमेबिलिटी इंक्रीज करता है और उसकी मदद से यहाँ से देखिए ये प्लाज्मा लीक होना शुरू हुआ, राइट, प्लाज्मा लीक होना शुरू होता है और यहाँ पे स्वेलिंग शुरू होगी। ये सब पैथोजेंस है, बैक्टीरियल और द माइक्रोबियल एजेंट है। अभी ये जो है अर्ली स्टेज, हमने बोला ना, ये जो है वो न्यूट्रोफिल
यहाँ पे साइट ऑफ द इंजरी पे आए और वो क्या करेंगे, इंगल्फिंग। ये देखिए ये बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, खा रहा है, इंगल्फ कर रहा है, राइट। तो धीरे धीरे करके ये डब्ल्यूबीसी जो है वो सारे बैक्टीरिया को किल कर देंगे। इम्यून मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द इन्फ्लामेशन। ये देखिए सबसे पहले ये जो है एनी शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से इंजरी हुई। अभी इंजरी की मदद से क्या होगा, ये जो प्लेटलेट एंड क्लोटिंग फैक्टर है वो यहाँ पे जाएंगे और उसकी मदद से क्लोटिंग एक्टिवेशन होगा। ये देखिए क्लोटिंग बिगिन यहाँ पे होगा। नाउ ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह जो रिलीज हुए होंगे वो क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी को एट द साइट ऑफ इंजरी पे लाएंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे अब डब्ल्यूबीसी कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी सर्कुलेशन में थे, अब डब्ल्यूबीसी एट द साइट ऑफ इंजरी जा रहे हैं और वहां पे क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस। ये देखिए सारे बैक्टीरिया खा जाएंगे, सेल डेब्रिस को खा जाएंगे, जिसकी मदद से वुंड क्लियर हो जाएगा, राइट। को आपको सिंपली क्या याद रखना है, फर्स्ट वन इज दी क्लोटिंग और वी कैन से द कोएगुलेटिव मैकेनिज्म, सेकंड जो प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल, हिस्टामाइन का रोल, एंड थर्ड वन इज द टू टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, जिसका फंक्शन रहेगा फेगोसाइटोसिस। नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग इज द वुंड कॉन्ट्रैक्शन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपको इंजरी लगती है उसके सेकेंड और थर्ड डे अभी वुंड क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा। यहाँ पे देखिए ये साइज कितनी है और धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ हीलिंग प्रोसीजर अभी जो है वो वुंड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो वुंड कॉन्ट्रैक्शन नोटिस्ड इन ओपन वुंड, राइट, बट ऑब्वियस कि हम उसको कहाँ पे देख सकते हैं, ओपन वुंड में। नॉट बिगिन इमिडिएटली आफ्टर द इंजरी। आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे ही आपको कट लगता है तुरंत वुंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, उसके दूसरे तीसरे दिन वुंड कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है। स्टार्ट एट द थर्ड और फोर्थ डे ऑफ द इंजरी। Wound contraction start at the third day of injury, which is followed by no wound contraction. अभी क्या होगा, दूसरे तीसरे दिन वुंड कॉन्ट्रैक्शन शुरू तो हो जाएगा, लेकिन बीच में एक ऐसा भी फेज आएगा जहां पे वुंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और ये जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे लेग पीरियड, राइट। एंड फाइनली there is a rapid wound contraction completed by the 14th day of the injury. लगभग 80% of the wound healing अप टू द 14th डे ऑफ इंजरी हो जाएगा, राइट। तो वुंड कॉन्ट्रैक्शन ओपन वुंड में थर्ड फोर्थ डे से शुरू होगा, बीच में नहीं होगा, जिसको हम लेग पीरियड बोलेंगे, और फाइनली 14 दिन के अंदर अंदर लगभग 80% ऑफ द वुंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा। नाउ थर्ड वन इज द एपिथेलाइजेशन। एपिथेलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो टू पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज द प्रोलिफरेशन एंड सेकेंड वन इज द माइग्रेशन ऑफ मार्जिनल बेसल सेल। मार्जिनल माने कि मान लीजिए ये इंसाइज्ड वुंड है और जो मार्जिन पर सेल होंगे उसको हम बोलेंगे मार्जिनल बेसल सेल। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका प्रोलिफरेशन माने कि इसका नंबर जो है वो बढ़ेंगे, राइट। सेकंड क्या होगा, माइग्रेशन। अभी ये जो बाहर मार्जिन के साइड में प्रोलिफरेशन हुआ है वो सब कहाँ पे, वुंड में अंदर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जो वुंड होगा तो यहाँ पे मार्जिन पे जो जो बेजल सेल जमा हुए हैं वो अभी फाइनली कहाँ पे जाएंगे, अंदर। और ऐसे करते करते सारे वुंड में ऐसे लेयरिंग हो जाएगी, राइट। So first epidermis near to the wound edge begin thickening on the first day. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हमको नाइफ से कट लगता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, किचन वर्क करते हुए और बाय द एनी अदर रूटीन वर्क, सो दूसरे तीसरे दिन क्या होगा, जो मार्जिन होगी, एजिस होगी, वो थिक होनी शुरू होएगी। नाउ मार्जिनल बेसल सेल प्रोलिफरेट, मैंने पहले भी कहा प्रोलिफरेट होगा, और फाइनली क्या होगा, माइग्रेट इनसाइड द वुंड, राइट। Now migrating cell lose their flat appearance and converted into the more columnar shape. माने कि पहले ऐसा शेप था लेकिन वुंड के अंदर जाने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, कॉल्यूमनर लार्ज, जिसकी मदद से क्या होगा, फटाफट से हम वुंड का लेयरिंग कर सकेंगे। लेयरिंग ऑफ एपिथेलियम स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन 48 आवर्स एंटायर वुंड सरफेस जो है वो री एपिथेलाइज्ड हो जाएगी। माने कि ये जो वुंड है उसकी सारी सरफेस ऐसे करते करते सारे सेल क्या करेंगे, वुंड की मार्जिन को री एपिथेलाइज्ड कर देंगे, राइट। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ एपिथेलियम रीजनरेशन, in the process of epithelium regeneration, there is no regeneration of hair follicle, sweat gland and the sebaceous gland.
ये जो रीजनरेशन होगा उसमें हमको हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड का रीजनरेशन नहीं देखने को मिलेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सूचर वाली जो साइट होती है और बर्न वुंड वाली जो साइट होती है उसमें हीलिंग के बाद भी हेयर का ग्रोथ नहीं होगा, राइट? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इज नो रीजनरेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। चलो यहाँ पे देखिए, ये जो है वो पूरा वुंड, और यहाँ पे ये देखिए धीरे धीरे इसका लेयरिंग, ये पर्पल कलर का आपको देख रहा है, वो सारा क्या हुआ, एपिथलाइजेशन, लेयरिंग होना शुरू हुआ, इसकी डेप्थ भी कम हुई और धीरे धीरे ये क्या होगा, फाइनली हीलिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। नाउ ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, अभी यहाँ तक हम आ गए। चलो, फर्स्ट इन्फ्लामेशन हुआ, सेकेंड वुंड कॉन्ट्रेक्शन हुआ, तो वुंड की साइज जो है वो कम हुई, राइट? फिर बाद में क्या हुआ, एपिथलाइजेशन, माने कि हमने ये लेयरिंग तो कर दिया, राइट? अभी हमको क्या करना है, ये जो सारा एरिया है उसको फिल करना है, पूरा भरना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। इसमें आएगा स्टेज ऑफ वास्कुलराइजेशन, स्टेज ऑफ डीवास्कुलराइजेशन। वास्कुलराइजेशन माने कि वेसल्स का फॉर्मेशन होना, न्यू न्यू सेल का फॉर्मेशन होना। डीवास्कुलराइजेशन मतलब वो स्टॉप हो जाना, राइट? सो पहले हम वास्कुलराइजेशन, तो वास्कुलराइजेशन में टू इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आपको याद रखनी है, प्रोसेसेस याद रखनी है। फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। एंड सेकेंड वन इज ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इनसाइड दी वुंड। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो वुंड के अंदर ग्रोथ होना शुरू होएंगे और फाइनली ये जो लेयर तक जो है वो हीलिंग हो जाएगी, राइट? जिसमें पहले हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल कैसे बनती है। तो कैनालाइजेशन, फर्स्ट वन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, कैनालाइजेशन ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल्स बाय एनास्टोमोसिस विद नेबर वेसल्स। माने कि फॉर एग्जांपल ये साइट ऑफ द इंजरी है और यहाँ पे ये रप्चर हुई हुई ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, जो सराउंडिंग हेल्दी एरिया है उसके साथ कैनालाइजेशन फॉर्म करेगी, उसके साथ बॉन्ड बनाएगी और उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी लूप, तो सारा कैपिलरी लूप जो है वो फॉर्म होगा। एंड फर्दर कैपिलरी लूप में मसल कोट, ये जो कैपिलरी है उसके वॉल पे फाइनली अभी मसल कोट आएगा, और आपने आर्टरी और वेन की एनाटॉमी पढ़ी होगी, तो फाइनली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेजर वेसल्स, आर्टरी और वेन जो है वो फॉर्म होगी, राइट? तो पहले क्या होगी, जो डैमेज ब्लड वेसल है वो उसकी आसपास की हेल्दी ब्लड वेसल्स के साथ बॉन्ड बनाएगी और वी कैन से बाइंड अप होगी, जिसकी मदद से कैपिलरी लूप बनेगा एंड फाइनली आर्टरी बनेगी, राइट? नाउ बी इज द ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इनसाइड द वुंड। अब फाइब्रोब्लास्ट जो है वो लार्जर इलोंगेटेड होगी और उसमें से क्या बनेगा, फाइब्रोसाइट्स। फाइब्रोब्लास्ट में से अब हमको मिलेगा फाइब्रोसाइट्स, राइट? Now this fibrocyte is responsible for releasing of fibrils material, and this fibrils material is responsible for formation of collagen fibers. और आप सबको पता होगा collagen fibers are the important factor for the wound healing। ये देखिए, ये सारे collagen fibers हम देख सकते हैं, ये न्यू blood vessels formation हुई, यहाँ पे क्या थी, रप्चर थी, राइट? देख सकते हो हाँ आप इमेज में क्लियरली। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टेज ऑफ वास्कुलराइजेशन, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, डैमेज ब्लड वेसल में से ये कैपिलरी लूप और फाइनली आर्टरी वेसल फॉर्म हुए। तो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, दो ही याद रखने, एंड सेकेंड क्या याद रखना है, ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होके फाइनली क्या फॉर्म होगा, कोलेजन फाइबर। ये देखिए, ये कोलेजन फाइबर या आप यहाँ पे यूनिफॉर्मली देख पाएंगे, ये जो है, राइट? जो यहाँ पे हमको इतने क्लियरली नहीं देखने को मिलेंगे। So this is the changes of vascularization. Now the stage of devascularization. मान लीजिए हम रास्ते पर जा रहे हैं, वहां पे खड्डे हुए हैं और पीट फॉर्मेशन हुआ है, तो वहां पे कब तक हमको जो है वो फील करना है, जब तक वो पाथ की सरफेस ना आ जाए तब तक, मतलब वन लेयर, दिस इज द लेयर। अब इससे भी ज्यादा आप डालोगे, रेती कपची डालोगे तो क्या होगा, ऐसा एलिवेशन होगा, हम बोलते हैं टेकरा हो गया, राइट? ऐसा एलिवेशन, लंप टाइप एलिवेशन हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमारी बॉडी में भी क्या होगा, ऐसे करके करके चलो वुंड हीलिंग की प्रोसीजर चालू हुई, पहले लेयरिंग हुआ, फिर फाइब्रोब्लास्ट और न्यू कैपिलरीज से ये पूरा भर गया। अब जब कब तक भरना है हमको, जब तक लेयरिंग न आ जाए, सरफेस जो है वो
न आ जाए तब तक। लेकिन अभी जब भी इस लेवल तक प्रोलिफरेशन होगा, एपिथलाइजेशन होगा, उसके बाद ये जो एक्टिविटी है उसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे भी प्रोलिफरेशन होना शुरू होगा और फाइनली देर इज द फॉर्मेशन ऑफ लम्प, एक्स्ट्रा ग्रोथ और द किलॉइड। सो ये ना हो इसीलिए देर इज द स्टेज ऑफ डिवास्कुलराइजेशन जिसमें होगा फाइब्रोप्लेसिया, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हार्ड फाइब्रस टिश्यू। यहाँ पे हार्ड फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होगी एंड जो ब्लड वेसल है उसमें एट्रोफी एंड ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन, जो नई नई ब्लड वेसल्स है उसका ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एट्रोफाइड हो जाएगा, जिसकी मदद से अब फर्दर सेल ग्रोथ नहीं होगा। Granulation tissue may look pale and hence known as the stage of devascularization। या क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट है, हम फर्दर न्यू ग्रोथ ऑफ सेल नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्या होगा कि यहाँ की जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू होगी वो पेल होगी और उसको हम बोलेंगे, इसीलिए इस स्टेज को बोलेंगे डिवास्कुलराइजेशन स्टेज। इस स्टेज में फॉर्मेशन होगा किसका, फर्स्ट वन इज द नर्व फाइबर्स एंड लिम्फेटिक, second one is the mast cell appearance and formation of scar tissue, right? So this is all regarding the granulation tissue formation। उसमें दो पार्ट, first one is the vascularization, second one is the devascularization। Now fifth stage is scar remodeling। So this is the last stage of wound healing and it is occur after the fourth stage of wound healing। इसमें क्या होगा, basically there is the synthesis of collagen fibers, increase the delicate fine reticulum and young collagen fibers, जिसका अभी क्या होगा, maturation होगा। Finally there is increase the thickness and strength of the scar, राइट। शुरू में हमको ऐसा जो है ग्रेन्युलेशन टिश्यू और ये ब्लड वेसल्स सारा वगैरह, बाद में यहाँ पे फाइनली स्कार टिश्यू, ये देखिए स्कार टिश्यू फॉर्म हुई होगी और फाइनली यहाँ पे सीलिंग और वी कैन से सीमेंटिंग, जहाँ पे हमको इंजरी हुई थी वहां पे फाइनली एक टफ व्हाइटिश कलर का स्कार फॉर्म हो जाएगा, जिसकी मदद से अभी हमको एनी फर्दर इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नील हो जाएंगे। तो स्कार रिमॉडलिंग माने कि अभी लास्ट में क्या होगा, जितने भी कोलेजन फाइबर्स हैं, न्यू कोलेजन फाइबर्स बनेंगे, उसका मैच्योरेशन होगा और उसकी मदद से जो स्कार हुआ है उसकी थिकनेस और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। So this is all regarding the stages of wound healing. Now the complication. First one is the infection. Maybe pus, fever, delay healing are the sign of infection. Manage with the antibiotic and drainage. उसको ओपन करके सारा ड्रेन आउट करना पड़ेगा। देन बस्टिंग ऑफ वुंड ड्यू टू टेंशन और इन्फेक्शन रिक्वायर रीसुचरिंग और सेकेंडरी हीलिंग। कभी कभार क्या होता है, वुंड फिर से ओपन अप हो जाता है, रप्चर हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मूवमेंट, टेंशन और द इन्फेक्शन। देन हाइपरट्रोफिक स्कार, raised confined to wound margin, treat with the pressure और steroid। hypertrophic scar जो है वो form होगा। then after keloid, excessive scarring beyond the wound margin, right? manage with the steroid injection and surgery। ये दोनों कॉम्प्लिकेशन कब होगी, जब स्टेज ऑफ डिवास्कुलराइजेशन नहीं होगा तब, राइट। फर्दर स्कार टिश्यू बनती ही जाएगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनती ही जाएगी और उसकी मदद से एट द साइट ऑफ इंजरी क्या होगा, रेज्ड लंप और रेज्ड स्कार जो है वो फॉर्म होगा और उसको हम हाइपरट्रोफिक स्कार एंड किलॉइड बोलेंगे। कभी कभार साइनस एंड फिस्टुला फॉर्म होता है। परसिस्टेंट डिस्चार्ज ड्यू टू फॉरेन बॉडी और इन्फेक्शन रिक्वायर दी सर्जिकल एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल ये वुंड हुआ और उसके बाद यहाँ पे हीलिंग हुआ, राइट, लेकिन यहाँ पे से कंटिन्यूअस पस ड्रेनेज होता है और कभी कभार ब्लीडिंग होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइनस एंड फिस्टुला। यहाँ पे अभी भी पैथोजन प्रेजेंट है जिसकी मदद से यहाँ पे सेकेंडरी इंजरी हो सकती है और फाइनली ब्लीडिंग हो सकता है, राइट। ये देखिए ये सारे जो है वो हाइपरट्रोफिक कार और किलॉइड के इमेज आप देख सकते हो। ये डिलेड वुंड हीलिंग, ये अगेन डायबिटिक अल्सर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। ये पस आप देख पा रहे हो। अगेन दिस इज द कॉम्प्लिकेशन, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन, राइट। So these all are the infection. These all are the complications of wound healing. Now the factors affecting wound healing, general factor, first one is the age, माने कि छोटे बच्चे में और एल्डर पेशेंट में हील
जो है वो फास्ट होगी ड्यू टू रिड्यूस्ड सेल्यूलर एज में जो एल्डर पेशेंट होंगे उसमें हीलिंग प्रोसीजर होगी वो स्लो होगी ड्यू टू रिड्यूस्ड सेल्यूलर एक्टिविटी। सिंपल याद रखना है, ओल्ड में बिकॉज ऑफ दी सर्टेन कोमॉर्बिडिटी, बिकॉज ऑफ दी सेल्यूलर एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसमें स्लो हीलिंग होगा, while in a young people और न्यूबॉर्न बेबी और चिल्ड्रन उसमें क्या होगा, वुंड हीलिंग फास्ट होगा, राइट। नाउ द न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन सी, जिंक डेफिशिएंसीज इम्पेयर द हीलिंग, राइट। इसमें आप एक ऐड कर दीजिए विटामिन ए। दिस ऑल आर द फैक्टर्स which may produce the impaired healing because of the deficiency। प्रोटीन अगर आपकी डाइट में प्रॉपर नहीं है, विटामिन सी नहीं है, जिंक और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, विटामिन ए नहीं है, तो इसकी मदद बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, नॉर्मल सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू नहीं होगा, जिसकी मदद से वुंड डिले होगा, राइट। नाउ सिस्टेमिक डिसीज, अगर आपको डायबिटीज है, जॉन्डिस है, एनी अदर रीनल डिसऑर्डर है, यूरेमिया है, तो उसके मदद से भी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देर इज डिलेड इन टू द रिपेयरमेंट। सर्टेन ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉयड, साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक का मतलब ही यही होता है कि जो सेल को डिस्ट्रक्ट करेगा, राइट। अगर सेल को डिस्ट्रक्ट करेगा तो सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा, न्यू न्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म नहीं होगी, तो वुंड हीलिंग तो बट ऑब्वियसली सप्रेस ही होना था। तो this is the general factor which affect the wound healing। now local factor, इन्फेक्शन की मदद से डिले वुंड हीलिंग हो सकता है, पुअर ब्लड सप्लाई होगा, बिकॉज ऑफ द लिमिट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तब भी वुंड हीलिंग डिले होगा, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी तब भी वुंड हीलिंग डिले होगा, मैकेनिकल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टेंशन, मूवमेंट की मदद से भी वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं होता है, एक्सरे इरेडिएशन, एक्सरे क्या करते हैं, आपके बॉडी के नॉर्मल सेल है उसका डिस्ट्रक्शन करता है तो उसमें भी, देन एडिशन टू द बोनी सरफेस, अगर जो स्किन है एपिथेलाइजेशन टिश्यू है वो नीचे वाले बोन के साथ एडेस हो जाए, चिपक जाए तो भी वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं होगा, देन इनप्रॉपर लिम्फोथेटिक ड्रेनेज, देन फॉल्टी टेक्निक ऑफ वुंड क्लोजर, आपने जो सुचरिंग किए है वो फॉल्टी हो तब भी ये हो सकता है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग। Thank you so much. If you find this video helpful, then please like, share and subscribe to my YouTube channel that is White Coat Academy. I hope मैं जिस तरह से लेक्चर बना रही हूँ आपको हेल्पफुल होगे, आप इसकी मदद से अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट टेक एसेस ऑफ ईच स्लाइड एंड मेक्स द नोट विच इज हेल्पफुल इनटू योर एग्जाम। सो कमेंट कीजिए अगले आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहोगे, राइट। थैंक यू सो मच।